तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगला प्रश्न ये भी देख पा रही है, अब आप देख लीजिए। ये कहता है कि डॉक्टर नित्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट की संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? दून तो दून विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में है। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये डॉक्टर नित्यानंद अगर रिसर्च है, अब ये डॉक्टर नित्यानंद कौन थे? हमारे सर मुझे तो मुख्यमंत्री पता हाँ, है, ये नहीं पता रिसर्च। वही है। डॉक्टर नित्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थे, ये देहरादून में थे। आपको पता होगा ये हमारे क्या थे, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय रिसर्च के भी क्या ये सेतु के तौर पे ये रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर हम जब बात करते हैं नित्यानंद, हम आपने क्या कहा, मुख्यमंत्री की बात करी, वो मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? फर्स्ट। फर्स्ट थे। फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर मैं अगर हम नरेंद्र तिवारी कौन थे फिर? है तो नित्य, मैं गलत बोल रही हूँ सर फिर? हम्म, कंफ्यूज हो गई सर, नरेंद्र दत्त तिवारी कौन था? ठीक है। अब निर्वाचित कौन हुए? निर्वाचित तो नरेंद्र तिवारी रहे। हाँ अच्छा, नारायण दत्त। मैं सॉरी सर, मैं इसी में कंफ्यूज हो ठीक गई है। थी। ये नित्यानंद और अगर जब उसमें। हमने आपने मेरे से क्वेश्चन करा कि भैया ये कौन है, डॉक्टर नित्यानंद रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो ये जो थे ये भूगोलवेत्ता के रूप में थे। और नित्यानंद का जो नाम रखा गया था वो, तो अगर हम कहें ये बहुत प्रसिद्ध नित्यानंद की अगर हम जब बात करें, तो ये भूगोलवेत्ता या कहें कहीं ना कहीं एक अनुसंधान करता ये रहे। तो इनका जो नाम रखा गया था, नित्यानंद का नाम जो नाम रखा गया था, ये 1965 से 1958 तक जो डीवीएस जो पीजी कॉलेज है, ये उस कॉलेज में क्या रहे, विभागाध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्य करा। और भूगोल के क्षेत्र में इनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा। साल आता है 1979 में, द हेली द होली ग्राफिक जो इंटरप्रेशन ऑफ गढ़वाल हिमालय नामक पुस्तिका इन्होंने लिखी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरप्रेटेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो डॉक्टर नित्यानंद डॉक्टर ये थे। नित्यानंद। और इन्होंने अलग अलग, अगर हम कहें, अगर अलग अलग जो डिफरेंट जोनों में अगर हम कहें, तो इन्होंने अलग अलग सिद्धांत भी दिए। उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय कार्य करा। और इन्होंने क्षेत्र राज्य में अगर कहें परिवहन के भी संसाधन जुटाए। और गढ़वाल में हिमालय की जो प्राकृतिक और सामाजिक समस्याओं को भी इन्होंने अग्रणी रूप से उठाया। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो लाइब्रेरी हैं, तो उन लाइब्रेरियों में भी इनके क्या हैं, शोध कहीं ना कहीं प्रकाशित किए गए थे। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें ना, एक अगर हम इनको भूगोलवेत्ता के रूप में, एक ज्योग्राफिक साइंटिस्ट के रूप में भी देखें, और साथ ही अगर हम न केवल हम इनको एक शिक्षाविद के रूप में भी थे, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थे, एक गंभीर शिक्षक के रूप में भी थे। और अगर हम बात करते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हो, जब आप लेक्चरर का या एलटी का जब आपने पढ़ा होगा, उसमें यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, धन्यवाद, अलग अलग चीज़ें पढ़े होंगे। तो ये जो शिक्षक थे, अगर हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर नित्यानंद किस बात से संबंधित थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, यथार्थवाद थे, और गीतकार के रूप में भी थे, और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य करा। और अगर जिस क्षेत्र से ये थे, जैसे मैंने कहा कि भूगोल के क्षेत्र से थे, तो भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने क्या करते, जितने भी बहुत ही हजारों संख्या में अगर कहें, बहुत ही छात्र छात्राओं को इन्होंने क्या किया, भूगोल की सामाजिक जो जानकारी होती हैं उनको इन्होंने दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद किस वर्ष ये सेवानिवृत्त हुए, तो आपको पता होना चाहिए जो सेवानिवृत्त जब ये हुए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1990 के 90 के आसपास ये रिटायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, 1991 में अगर हम बात करें, तो उत्तरकाशी में जब उत्तरकाशी के भूकंप के कारण जब मनेरी उत्तरकाशी में एक सेवा आश्रम था, वहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना करी। तो बेसिकली अगर कहें, तो इनके अलग अलग
चीज़ें इनको दी है, अलग अलग सम्मान इनको मिले हैं, तो आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि अगला प्रश्न है कि चार धामों के लिए राज्य सरकार ने देवस्थान अधिनियम 2019 ये क्या क्या पारित किया गया। ये पिछले दफे मैंने क्वेश्चन कहीं पर ही करा था, याद है आपको, कि उत्तराखंड सरकार ने देवस्थान अधिनियम 2019 पारित किया गया था। बता सकते हैं ये क्या है? सर जो मंदिरों में बोर्ड लगते हैं ना वो। क्या बोर्ड लगते हैं? सर जिसमें उसके मतलब मंदिर के विषय में लिखा जाता है। हम्म। आपने देखा होगा, और सर आपने देखा होगा जहाँ पर भी जिस भी मंदिर में जाते हो, उस मंदिर के बाहर से उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, ये लोक कला है, जैसे हम कहते हैं कि काष्ठ कला के तौर पर वहाँ पर लकड़ी का एक वो बनाया जाता है, उसके बाहर से एक वो चपसा किया जाता है उस मंदिर के बारे में, पूरा कब सदी में बना, कब इसका पूरा निर्माण किया गया था, कितनी लागत लगी, तो वो सारी चीज़ें एक बोर्ड हर मंदिर में आपको, उत्तराखंड के हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी मंदिर अछूता नहीं रहेगा जिसमें ये लिखा है। यहाँ पर क्या, जिसे श्री मंदिर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि श्री मंदिर बोर्ड के नाम से जाने वाला अधिनियम कौन सा है, तो देवस्थान अधिनियम 2019 में भी ये पारित किया गया था। राज्य सरकार ने 51 मंदिरों को तीर्थ बोर्ड के नाम से रखने का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार ने कितने मंदिरों को तीर्थ बोर्ड के नाम से रखने का प्रस्ताव ये रखा था, कितने मंदिरों को रखा गया था? 51 सर। 51। 51। तो याद देखिएगा, जब हम 51 की अगर बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। जो ये पहल की गई थी आपको, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ के दौरे पे आए थे, याद है आपको, जब गुफा में भी उनकी तस्वीर आई थी कि गुफा के अंदर भी वो ध्यान करें तो चारों तरफ उनके आसपास कैमरे ही कैमरे लगे हैं, याद आ रहा है? जी सर। तो उस टाइम पर ये जब ये दौरे पर आए थे, तो ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ था, देवस्थान बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की मांग को लेकर क्या गई थी, जितने भी पुरोहित थे, यहाँ के पंडित थे, वो उन पर गुस्सा फूट गया था उस टाइम पे। और क्या हुआ, जब यहाँ के सर मैं भी यही पूछना चाह रही थी। हाँ जी सर। सर जैसे मैम ने बताया ना किसी बोर्ड से, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो भी मंदिर में रख रखाव होगा उसका खर्चा तो गवर्नमेंट उठाएगी, बट जो चढ़ावा आ रहा वो भी गवर्नमेंट के पास आएगा और गवर्नमेंट तय करेगी कि पुजारियों को कितना पैसा देना हाँ, है। अब आपको एक चीज बता दूं, इसमें क्या था, आपको एक चीज, बागेश्वर में होती है सर। इसमें एक चीज और बता दूं। तो आप क्या करते थे पहले, क्या होता था, कभी भी किसी भी मंदिर का आपने देखा होगा, बहुत कम ही उत्तराखंड में मंदिर थे जिनके ट्रस्ट ट्रस्ट बने। अब जितना भी पैसा, अगर मान लीजिए आपने 151 मंदिर में कुछ दान दे रहे हो, पहले क्या होता था, जब भी दान दो तो सारे पुजारी की जेब में ही जाता था, जिसकी वजह से पुजारी स्कॉर्पियो में, बड़े बड़े हल्द्वानी हो गया, देहरादून जैसी जगहों पर एक पुजारी क्या करता है, उसके प्लॉट होते हैं, आलीशान बंगले होते हैं, तो ये चीज़ पे अंकुश लगाने के लिए ये देवस्थान, जैसे ये साइन बोर्ड की जब हम बात करते हैं, तो जो देवस्थान अधिनियम 2019 को पारित किया गया था, तो इसमें क्या हुआ था, जब ये प्रधानमंत्री जब देहरादून नहीं, केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, तो पहले क्या होता है, देवस्थान बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की मांग को लेकर कि जितने भी उन्होंने कहा ये चीज़ें सही नहीं है, पंडितों ने कहा नहीं नहीं ये चीज़ें, देखिए मंदिर जो भी होता है कहीं ना कहीं एक बड़ा क्या होता है, धन का केंद्र होता है। क्या कहने का मतलब है कि अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अभी आज तक वो चल रही थी, तिरुपति बालाजी का मंदिर को जानते हैं, सुना है नाम? जी सर। हमारे देश जी में सर। जो टॉप मोस्ट जो 3-4 मंदिर हैं, जहाँ से अरबों की संख्या में, कहें पैसा एक साल में अरबों की संख्या में चढ़ावा चढ़ता है, जैसे आपके वैष्णो देवी मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो गया, शिरडी हो गया, और सबरीमाला का भी मंदिर है, तो दक्षिण भारत में भी है। तो ये जो मंदिर है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, एक जो पुजारी थी, पुजारी के पास एक पुजारी देखिए, और आप लोगों के तो घुटने खींच जा रहे हैं पढ़ाई करते करते 2 पैसे कमाने के जगह लिए। और जो देखिए पंडित हमेशा जो 10% इस देश में जो पंडितों की जो संख्या रही, तो आज वो क्या करे, 80% लोगों पे, जो 90% लोगों पे क्या करे, अपनी हुकूमत पंडित लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंडित लोग ये नहीं चाहते हैं कि अन्य समाज के अन्य, जैसे अगर मैं कहूँ चाहे ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, या फिर बैकवर्ड क्लासेस का व्यक्ति हो, तो वो क्या रहे,
पुरोहित ना बने वो हमेशा विरोध करता है भैया, क्योंकि वो उस धन संपत्ति पर उसका एकाधिकार रहा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तिरुपति बालाजी में 127 किलो सोना, सोने के जो जवाहरात होते हैं, तो अभी एफडीएस की टीम ने जो थी उन्होंने उस पर अभी घेरा किया था। तो अभी मैं देख रहा था उसमें पूरे एक पूरा स्टॉल जैसा लगा रहता है ना, पूरा उसमें एक तरफ पूरे सोने के गहने रखे गए थे। और वो कहते हैं कि 2 करोड़ के तो सिर्फ हीरे के जो वो होते हैं, हीरे रखे गए थे, और कैश 5 करोड़ उसमें कैश मिला था। क्या आप अपनी ज़िंदगी में 5 करोड़ कमा पाओगे? जब से पैदा हुए जब तक आप मृत्यु शैया तक नहीं लेट जाते हो, क्या 5 करोड़ देख पाओगे अपनी ज़िंदगी में? ना सर ना, पूरी जमीन जायदाद तो बेचनी पड़ फिर पूरी जाएगी। अब एक पंडित है, ये चीज उसके लिए बड़ी सपना नहीं है, वो हकीकत का रूप धारण है। तो इसीलिए तो ये चीज का विरोध किया गया था। जब पुरोहितों ने केदारनाथ में जब जो जिसमें उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंदिर जाने से रोक दिया था उस टाइम पे, और राज्य के कैबिनेट उस समय मंत्री जो रहे थे डॉक्टर धन सिंह रावत को, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय रहे थे मदन सिंह कौशिक का भी क्या जो पुरोहित थे, काफ़ी देर तक उनका घेराव इन्होंने किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि गंगोत्री में हम आंदोलन तेज करते हुए यहाँ पर इन्होंने बाजार बंद करा दिए और रैलियाँ भी निकाली थी। और पुरोहितों ने क्या किया था, जो अब जो साइन बोर्ड था, जैसे हमने कहा 2019 में जो ये पारित किया गया था, ये आंदोलन चला। और अगर हम बेसिकली अगर कहें, लेकिन अगर देखें कुछ दिनों तक ये चलता रहा, और लोगों ने अपना कहीं ना कहीं जो पुरोहित है अपना आपा खोया उन्होंने, और सरकार को कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी थी। और अगर क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर चुनावी वर्ष था, इस टाइम पे जो चुनावी वर्ष होने के कारण क्या होता है, ये मामला उस टाइम पे प्राथमिकता से इसको रखा गया था। तो अगर हम बेसिकली अगर बात करें कि भाई उत्तराखंड सरकार के जो देवस्थान बोर्ड क्या है, क्या ये विवाद रहा था उस समय, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक राज्य सरकार ने क्या करा था, यहाँ पर 19 मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था। जैसे अभी इंदु जी ने कहा था कि क्या ये चीज़ है, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने क्या करा था बेटा, तो राज्य सरकार के जो जो 4 धाम हैं, 4 धामों के जो 4 धामों के जो 51 मंदिर हैं, तो उनका जो प्रबंधन था वो अपने हाथ में ले लिया था। और जो देवस्थान बोर्ड का जो पुरोहित है कि क्यों कर रहे थे इसका विरोध, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, आ रहा है? जी वो सर, जी वही सर। इसलिए कर रहे थे क्योंकि मंदिरों में क्या क्या था, जो जितने भी पुरोहित थे, पुरोहितों का क्या जो पूरा मंदिर था, जैसे वो सारा प्रबंधन क्या था वो पुरोहित देखा करते थे। और मंदिरों पे वो चढ़ावा से लेकर जितने भी दान चीजें आ रही सब उनके ही हाथों में था, और किसी बोर्ड का तो कोई बोर्ड का उसमें कोई हाथ नहीं था। और जो देवस्थान बोर्ड कब आया, अगर हम बात करें, तो ये जिसमें त्रिवेंद्र सिंह सरकार थी ना, उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह सरकार थी तो जी सर। 2019 में इसको लाया गया। और देवस्थानन बोर्ड एक्ट कब बना, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, 5 दिसंबर 2019 को। याद रख लीजिए, डेट भी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत जो बच्चे बोर हो रहा है, कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप इसको गिव अप कर सकते हैं, इस क्लास को छोड़ सकते हैं। मैंने कहा देवस्थानन जो बोर्ड एक्ट कब बना, तो ये आपको सर्वविदित याद होना चाहिए कि 5 दिसंबर 2019 को सदन में देवस्थानन बोर्ड का विधेयक पास किया गया। क्वेश्चन बना, अभी तक हमने क्या सुना कि राज्य सरकार ने देवस्थानन अधिनियम 2019 पारित किया। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि आपने कहा क्वेश्चन, आपको ये डेट भी तो याद होनी चाहिए, 5 दिसंबर 2019 को देवस्थानन जो अधिनियम था इसको पारित किया गया। और ये जो बेसिकली अगर हम बात करें, आप बहुत से अभ्यर्थी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये क्यों नहीं सुलझ रहा था, ये जो देवस्थानन बोर्ड का विवाद की इतना मुद्दा क्यों उठा। सरकार क्या चाहती थी उस टाइम पे, सरकार ये चाहती थी कि भैया इस मामले में किसी भी प्रकार का बीच का जो रास्ता निकल जाए। और जितने भी यहाँ पर जो पुरोहित थे, पुरोहित चाहते थे कि भैया नहीं, जो ये बोर्ड है नहीं बनना चाहिए, ये सारा पूरा हमारे हाथों में होना चाहिए। और उस टाइम पे विवाद को ख़त्म करने का बहुत कोशिश भी की। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है तो 23 अक्टूबर को ये ख़त्म कर दिया गया था। और फिर भी लेकिन अगर हम देखें तो ये विवाद रहा। और उत्तराखंड सरकार की जब हम बात करते हैं देवस्थानम बोर्ड क्या ये विवाद था, तो मैंने आप बता दिया कि विवाद क्या रहा। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित को क्या कहना था, पुरोहितों का कहना था कि भैया कि सरकार उनके हकों को मारी। अब एक चीज़ बताइए, तुम लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रहे, एड़िया घिस रहे हो, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जितने भी उच्च शिक्षा धारण कर ली है उसके बावजूद भी आप लेबरी करने के लिए मजबूरी हैं। और ये जो पुरोहित है और जो वंशज ये बनते जा रहे हैं,
ठीक है। अब ये चाहते हैं कि सारी धन संपत्ति हमारे ही हाथों में आए, क्या ये उचित है? नहीं तो सर। ये बहुत गलत है। तो इसलिए ये क्या कर दिया था, ये सरकार ने अपने हाथों पे ये ले लिया था, तो इस चीज लिए ये चीजें रही। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मैं और दौड़ा देता हूँ, थोड़ा सा याद रख लीजिए, नोट डाउन करें, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इतना आपको खींच दिया। ये देखिए ये दो, सॉरी क्या था, हाँ, कब कब ये हुआ था, ये चीजें को अगर मैं बात करूँ, नोट डाउन करिए। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया था, जो उत्तराखंड द्वारा बोर्ड, चार धाम बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूर किया था। नोट कर लिए। उत्तर पहले इसको जो कहा जाता था उत्तराखंड चार बोर्ड, सॉरी क्या था यार, हाँ, 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक 2019 को यह मंजूर हुआ, और 5 दिसंबर 2019 में संसद में से पेश किया गया, यह विधेयक में सदन में से पेश किया गया, और 14 जनवरी 2020 को देवस्थानन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिली, जो राजभवन से, सॉरी राजभवन से इसको मंजूरी मिली, और 24 फरवरी 2020 को देवस्थानन बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवस्थानन बोर्ड का सीईओ कब नियुक्त किया गया था, तो 24 फरवरी 2020 को इसको नियुक्त किया गया था, और 24 फरवरी 2020 से देवस्थानन बोर्ड का जो पुरोहितों ने ये शुरू कर दिया था इसका विरोध, और 11 सितंबर 2021 को जो पुष्कर सिंह धामी जिसमें सीएम बने, तो उसके बाद संतों को बुलाकर इन्होंने समीक्षा बैठक करी, और इनका जो विवाद था उसको समाप्त कर दिया। और ये देखिए ये विवाद कैसे कर, अगर मान लीजिए 500 रुपये चढ़ रहा है तो 300 रुपये वहाँ जाएंगे, 200 रुपये वहाँ जाएंगे, कुछ इस तरीके से निपटारा किया होगा। तो 30 अक्टूबर 2021 को ये विवाद निपटा, और विवाद निपटाने का आश्वासन दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवस्थानन जो बोर्ड था उसका विवाद किस तिथि को समाप्त हुआ, बता सकते हैं? 30 अक्टूबर 2021। और ये राजभवन से मंजूरी कब मिली थी? सर 14 जनवरी 2020। ठीक है। और जो चार धाम बोर्ड विधेयक 2019 ये किस तिथि को जारी किया गया था? 27 नवंबर 2019। ठीक है। सभी बच्चों के समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। यह कहता है कि राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर हाउस का नाम बद्रीदत्त पेंडेज के नाम पर यह रखा दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सचिवालय स्थित मीडिया हाउस का नाम क्या रखा, मीडिया सेंटर का नाम क्या है? बद्रीदत्त पांडे या फिर अलग अलग नाम सोच लीजिए, बद्रीदत्त पांडे से रिलेटेड कुछ उसके पीछे जोड़ते हुए चलिए, पेंडेज है ये। तो ये क्या नाम रखा गया है? बद्रीदत्त पांडे। ये पेजेंट नहीं होगा सर, पांडे होगा। तो यार तो मेरी लिखने में गलती होगी। तो बद्रीदत्त पांडे नाम रखा गया है, तो पांडे ही होगा। ठीक है। तो जिसमें मैं लिख रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, कुछ की दबगी होंगी। तो ये दोनों चीज़ याद कर लो, अगर ये हुआ तो यही होगा, ये नहीं होता वो होगा। ठीक है। तो दोनों याद रख लीजिए। ठीक है। तो ये है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बद्रीदत्त पांडे नामक मीडिया हाउस का नाम किस स्थान पर रखा गया है, बताइए। सर राज्य सचिवालय का जो मीडिया सेंटर है उसका नाम। अब देखिए देहरादून में है सचिवालय। भारत के जो छठवें कोस्ट गार्ड भर्ती में अगर कहें कब हुई थी, तो ये 28 जून 2019 को भारत के छठवें कोस्ट गार्ड भर्ती में इसमें कोई उत्तराखंड के बने थे। तो याद रखने, जब प्रश्न आधा ही रह गया हो, ठीक है, तो थोड़ा सा से देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग? जी आगे सर। कहता है सेंटर का रिकॉर्ड हुआ लागत मूल्य 42 करोड़ रुपए की। ये भी प्रश्न
आधा ही लिखा गया है, थोड़ा इसको भी इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, देश की 22वें विधि विश्वविद्यालय रानी पोखरी में तीर्थ यात्री ये आए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की जो 22वीं जो विधि विश्वविद्यालय का मतलब जानते हैं? जी सर, लॉ हाँ, यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 22वें विधि विश्वविद्यालय में तीर्थयात्री किस विधि कॉलेज में आए थे, तो वो रानी पोखरी वाला विद्यालय है, तो ये याद रख लीजिएगा। सर ये स्थापित होगा कि 22वां विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया या कहाँ स्थापित, तीर्थ यात्री का क्या सेंस बन रहा है ये इसमें? भी सही कह रहे हो कि आपको तीर्थयात्री, ये सर देश की टाइपिंग मिस्टेक होगा 22वीं या तो। विधि विश्वविद्यालय रानी पोखरी है। टाइपिंग मिस्टेक होगा आई थिंक। आई थिंक, हाँ सही कह रहे हो, यही होगा। हाँ सॉरी, ये जो क्वेश्चन आपने सही पकड़ा। याद रखिएगा, जो उत्तराखंड में जो देश की 22वीं विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है, वो रानी पोखरी में ये की गई थी। जो ये की गई थी वो आपके जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जिसमें मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर ये की गई थी। और इस विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, तो इसमें 26 करोड़ की लागत से ये बना। और ये अगर हम कहें देश का क्या है, 22वां विधि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें 73 करोड़ की योजनाओं का क्या गया, शिलान्यास भी किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा विश्वविद्यालय विधित विश्वविद्यालय है जिसमें 73 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, वो कौन सा था? यही सर रानी पोखरी विधि हाँ, विश्वविद्यालय रानी तो पोखरी। ये क्वेश्चन बनेगा कि ये जो विद्यालय था इसमें उसमें जब ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने ये भी इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि भैया कि ये हमारा राज्य का क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं रोजगार के लिए ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर ये साबित होगा। तो इस तरीके से ये कहा गया था। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं आगे। ये कहता है राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क ये भद्रकाली वृक्ष में बसा हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री ने लवली झील का लाहौर लाहौर गंगा डाइव घाटी में किलेबंदी की। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क में कौन से किस चीज़ के वृक्ष लगे हुए हैं, या फिर ये भद्रकाली वृक्षों में बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य का पहला जो एक्यूप्रेशर पार्क है वो कहाँ बसा है, तो भद्रकाली वृक्षों में ये बसा हुआ है। इस टाइप से ये था, थोड़ा सा मुझे सेंस भी नहीं बनना है इसका, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। शराब फैक्ट्री का प्लांट लगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो शराब फैक्ट्री का जो प्लांट लगा था उस समय ये किस स्थान पर लगा है? हिल टॉप आई यू करके उसमें ये लगा है, तो इसको देख लीजिए ये। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ये कहता है केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 10 लाख की कुसुम योजना शुरू की। इसके तहत किसान खेती के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन भी चाहेंगे। तो बेसिकली अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के जो किसान हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना शुरू की गई थी वो कौन सी थी? सर कुसुम योजना। योजना किससे संबंधित है? कुसुम योजना किससे संबंधित सर है? ये मतलब कि बिजली उत्पादन भी कर सकें खेती के साथ, तो किसानों के लिए, किसानों से है।
हाँ, ये किसानों से है। तो इसके साथ ये 10। किसानों के फार्मर वेलफेयर की स्कीम है ये। हाँ, तो ये इसमें 10 लाख का क्या दिया जा रहा है इसमें, मुआवजा जैसे दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हम्म। ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये दिया जा रहा है। तो इस योजना के तहत जितने भी किसान हैं उनको सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। और इस योजना में जैसे हमने कहा बंजर पड़ती और दलदली ज़मीन है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत जो कृषि में जितने भी सारे पंप हैं ऊर्जा से जो संचालित होते थे, जो बिजली से संचालित में सौर ऊर्जा का इसमें यूज होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि इसका मेन उद्देश्य बेसिकली अगर हम देखें कि हमने सौर ऊर्जा को ज़्यादा यूज करना है, जो कि हमारे पेट्रोल हो गए डीजल हो गए इसकी खपत को कम करने के लिए और किसानों पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है उसको कम करने के लिए किया गया। और बेसिकली ये जो जैसे मैंने कहा डीजल की बात करी या फिर पेट्रोल की बात करी, जो ये पंप चलते हैं तो इससे क्या होता है हमारे जो वातावरण में क्या होता है प्रदूषण भी फैलता है। तो प्रदूषण को भी कहीं ना कहीं कहीं हद तक ये कम करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, क्योंकि किसानों को जो बिल करना पड़ता था, तो अगर एक बार इसको लगा दिया तो उससे जो किसानों की आय बढ़ती रहेगी, जो पैसा पेट्रोल में या बिजली में जो खर्च कर रहे थे वो वहाँ खर्चा ना करते हुए ये तमाम चीज़ें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये योजना जो लाई गई थी, कुमकुम योजना की जो शुरुआत हुई थी, तो वो किस वर्ष से भारत सरकार द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2019 में इसको क्रियान्वित किया गया था, इसको लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। अब देखिए नई साक्ष्य नीति 2019 के तहत 20% राजस्व का वृद्धि का ये लक्ष्य रखा गया था। कोई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार ने 20% राजस्व का लक्ष्य किस नीति के द्वारा रखा गया था? 2019। जो नई नई साक्ष्य साक्ष्य नीति नीति थी 2019। 2019 के तहत ये क्या करते, 20% आपकी क्या राजस्व के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने परसों भी कहा था कि जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाली विधानसभा विधानसभा कौन सी है, राज्य की विधानसभा कौन सी है? उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा थी। तो उत्तराखंड ने 20 सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा में ये गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गया है। अभी परसों मेरे को ममता कह रही थी ना कि किसी अन्य राज्य की भी इनको ये घोषित कर दिया गया है। कौन से राज्य की घोषित की गई है? वो दूसरी लड़की सर। कौन सी? सर महाराष्ट्र। गाय को महाराष्ट्र राष्ट्रमाता है शायद। घोषित किन राज्यों ने की थी? महाराष्ट्र। उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ये इनमें से पहला कौन सा बना, कौन सा राज्य पहले स्थान पे था जिसने ये कार्य करा? ये सर उत्तराखंड। फर्स्ट नंबर में। उत्तराखंड है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। गाय को जो राष्ट्रमाता घोषित करने करने वाला अगर हम देखें तो उत्तराखंड देश का पहला ये राज्य बन गया है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हो कि विधानसभा में जब ये बिल पास हो गया था तो इसके बाद जैसे मैं कहूँ केंद्र सरकार के पास ये अप्रूवल के लिए गया था, और अप्रूवल के लिए गया था तो इसको बढ़ा दिया गया था। और उसमें कि जो अगर हम बेसिकली कहें जो पशु मंत्री रही थी, पशुपालन मंत्री उस समय कौन रही थी, क्वेश्चन बता सकते हैं कि उसमें पशुपालन मंत्री कौन रही थी? तो आपको पता होगा रेखा आर्या थी। रेखा आर्या ने इसे सदन में उठाया। तो ठीक है, तो ये इसको फिर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया गया है। समझ में आ गया? जी जी सर। सर। चलिए मुझे ये बता सकते हैं कि जो गौ माता या कहें जो गाय को राष्ट्रमाता क्यों दिया गया है इसको? सर क्योंकि एक तो धार्मिक उससे भी जुड़ा हुआ है और दूसरा काफी मतलब इकोनॉमी को इम्प्रूव करने वाला है ये। एक तो धार्मिक कारण हो गया, दूसरा ये हम लोगों की इकोनॉमी को, जो गरीब लोग हैं उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। और इससे मेडिसिन्स भी बन रही हैं, जैसे मतलब इसका जो यूरिन है वो से कर रहे हैं और इसका गोबर को अच्छी खाद के रूप में आप बायो इसकी उसके यूरिन से लिए। क्या कर सकते हैं? क्या आप ये कह रही कि इसका यूरिन से हमारे
जो शारीरिक रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। सर उसको ना वो रिफाइन करते हैं और बेचते हैं, और काफी लोग यहाँ पे, मीन्स मैं अपने आस पड़ोस की बात कर रही हूँ, वो हाँ बॉटल्स हाँ, में वो देखिए, रामदेव जी आप से एक चीज बताइए लाके ना, पीते हैं। हमने कहा कि राज और गाय को राष्ट्रमाता, जी सर, और स्किन डिजीजेज में भी यूज करते ठीक है, हैं, स्किन ओके, डिजीजेज में। हमने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देता, तो गाय को अगर राष्ट्रपिता घोषित कर देते तो इसमें तो कोई वही नहीं था, तो गाय जो बैल था, बैल को भी राष्ट्रपिता घोषित किया जाना चाहिए। हमने तो गाना सुना है, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले। सर वो धार्मिक कारण भी तो है ना कि 33 करोड़ क्या देवी सुनिए, देवता इसमें वास हमारे ये करते हिंदुओं हैं, का, ज्यादा हिंदुओं तो की, धार्मिक ये हिंदुओं कारण की है। चौचलेबाजी है। अगर हम देखें, हमने एक गाना सुना था बचपन में, मेरे देश की जी। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये जो हीरे मोती जो उगल रहा है वो कौन है? वो तो उस टाइम पे इतना तो हमने फार्मिंग में हमारा जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ था। उस समय तो हमारी जो धरती को जो चीर रहा था वो हमारा जो हमें अन्न जो दे रहा था वो तो वो गाय से ज़्यादा तो हमें अगर देखें तो जो ये बैल था, बैल ही शारीरिक रूप में क्या कर रहा था, धरती का सीना चीर रहा था और हमारे लिए खाद्यान्न जैसी चीज़ों को ला रहा है। आज अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर देखें, अगर पहाड़ों में भी अगर कहीं पर भी कोई अन्न उग रहा है तो उसका जो क्रेडिट जाता है वो बैल को जाता है। बैल पूरे साल भर क्या करता है, जुताई वो करते हैं, उससे वो काम करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जितना महत्व गाय का है उससे ज़्यादा महत्व एक बैल का है। अगर हम देखेंगे बैलों को, आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी बीच में हरिद्वार रुद्रपुर ये गया था तो वहाँ देखा था बैलों पे दिन रात घोड़ों पे क्या करता है, कार्य किया जा रहा था। अगर आप देखोगे जितने भी, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर हो या हरिद्वार हो, तो यहाँ पर शारीरिक रूप से बैलों से ही ज़्यादा कार्य लिया जाता है। चाहे वो चारा लेने के लिए गए हैं या चाहे खेतों में जाए, जो वो सारी चीज़ें इनके द्वारा की जाती है। जैसे मैंने कहा कि गौ माता राष्ट्र आंदोलन का ये अभियान बढ़ चढ़कर ये हुआ था। इसमें हर भारतीय, जैसे इंदू जी ने कहा था कि इस भारतीय में क्या गाय को पवित्र सम्मान और उसकी रक्षा का आह्वान किया जाता है, और गौ माता को राष्ट्र घोषित करने के लिए भी हमारी, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति धरोहर ये है। तो बेसिकली अगर अगला, और इन्होंने कहा 33 करोड़ देवी देवताएं में भी गाय का भी स्थान ये दिया गया। बेसिकली अगर मैं जानता गाय की यूरिन की बात करूंगा, देखिए हमारे शरीर से जो यूरिन निकलती है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जितना भी गंदगी होती है वो हमारे शरीर की इसके रूप में यूरिया वगैरह सब वो बाहर। यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दी गई। चाहे हमारा भी शरीर है, गाय के शरीर में भी वो चीज़ें होंगी, गाय के शरीर में भी जो कमियां होंगी, जो भी गंदगी होगी वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती। तो हम उसको अगर कहें तो शुद्ध है, तो फिर बात ही क्या है। यही चीज़ है। हम आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े नहीं हैं, हम विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हैं। आज अमेरिका हो गया, चाहे चाइना की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, ये क्या है, सुपर पावर बन चुके हैं। अगर ये भी इसी तरीके चौंचलेबाजी करते हैं तो शायद ये भी नहीं बन पाते। तो हमारा पिछड़ने का कार्य कारण यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। चलिए जो भी, एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सैनिकों ने मेरे अभिमान के अधीन राज्य के कर्मचारियों को सैन्य धाम बनाया। तो ये जो वर्ड है, जो सैन्य धाम बना है, तो ये किन कर्मचारियों को समर्पित है? कि मेरे सैनिकों ने मेरे अभिमान के सोल्जर्स को, सोल्जर को। आर्मी वालों आपको अगर को। हम बताएं तो सोल्जर। उत्तराखंड में जो पांचवें धाम के रूप में जिसको गढ़ा गया है वो कौन सा धाम है? सैन्य धाम। हम उत्तराखंड को विभिन्न नामों से जानते हैं, कोई बताएगा हम उत्तराखंड को अलग अलग किन नामों से जानते हैं? सर सैनिक नगर भी जानते हैं। हम्म, हमने कहा सॉरी, सैनिक नगर तो सर देहरादून है, हमने कहा सॉरी। सैन्य भूमि के रूप में जानते हैं, देव भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जो हमने कहा चार धामों के रूप में भी जानते हैं हम यहाँ, क्या स्वर्ग, स्वर्ग भूमि के रूप में भी जानते हैं। अलग अलग ये नाम है। तो बेसिकली अगर चौथे धाम के रूप में, पांचवें धाम के रूप में जिसे विकसित किया गया था वो आपके सैन्य धाम है, जो देहरादून में डोईवाला में है शायद, ये पता नहीं कहाँ है, मुझे इतना पता नहीं है। तो ये देहरादून में इसको स्थापित किया गया है। तो इसका जो स्लोगन है, मेरे सैनिकों ने मेरा अभिमान, ये इसका स्लोगन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे सैनिकों ने मेरा अभिमान, ये किससे संबंधित है? तो ये पूछना है राज्य के जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं उनके लिए जो धाम बनाया गया उससे रिलेटेड है। तो डोईवाला में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तराखंड के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? सर डोईवाला देहरादून। डोईवाला देहरादून में ये किया जा रहा है। राज्य में क्या किया जा रहा है? ये फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, पूर्व कुल से मसूरी तक
5.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण फ्रांस की पोमा इंटरनेशनल जो कंपनी की ओर से किया जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूरी में 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का जो रोपवे का जो निर्माण किया जाता है वो किस देश के द्वारा किया जा रहा है और किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये सर्वविदित होना चाहिए, कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो पोमा इंटरनेशनल कंपनी है ना, पोमा इंटरनेशनल कंपनी की ओर से किया जा रहा है 5 किलोमीटर का रोपवे, और फ्रांस के द्वारा उसके सहयोग से ही किया जा रहा है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे इसे बताइएगा अगर आप सहमत हैं। तो क्या हम इतने ज़्यादा विकसित भी नहीं हो पाए, क्या हम 75 सालों की जब हम बात करें तो हम इतने भी सशक्त नहीं हो पाए कि एक रोपवे जैसे चीज़ों को हम जो अन्य जो कंट्री हैं, जो हम विदेशी कंपनियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर हमारे देश के जितने भी नौ युवक हैं, नौनिहाल जितने भी हैं उत्तराखंड के, अगर उनको स्किल के तौर पर अगर डेवलप किया जाता है, जो जिस क्षेत्र में डेवलप हो रहा है उसको अगर उसको बनाया जाता है, तो ये हम अन्य जो देश हैं उनको ना आमंत्रित करके हमारे देश के खुद ये कर्मचारी से बनाते तो कितना गौरवान्वित करने की बात होती है, होती नहीं होती। जी सर। आपने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत इंटरनेशनल स्तर पर जो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम रखा गया है, वो यही है ना? स्टैचू ऑफ हाँ, यूनिटी। यूनिटी, सॉरी। तो ये जो यूनिटी जो ये बनाई गई थी, तो ये किस देश के कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी? बत- सर शायद हमारे ही होंगे, तभी वो बेचारी टूट वो बीच में क्रैक आ गई, पता नहीं सर। तो जो ये ठेका दिया गया था, ये जो ठेका दिया गया था वो चाइना की कंपनी को दिया गया, जो चाइना ने उस मूर्ति को बनाया है। मगर जितना भी वर्कर्स थे, और इस मूर्ति जो टूटने का मेन कारण क्या है, क्योंकि पैसे बीच में कौन है जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं? हमारे भारतीय हैं जो भ्रष्ट हैं। तो जो कंपनी के जो माल लाना था वो नहीं लगा, तो आप देख पा रहे होगे कि इसका मूर्ति धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, उसके पैर टूट रहे, ये टूट रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो का जो चाइना और जापान की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया। सिर्फ भारत के जितने भी लोग थे उसमें उन्होंने अपना जो योगदान दिया था, उसमें लेबरी उनके द्वारा की गई थी। इस जगह से सामान वहाँ उठा के वहाँ फेंकना, यहाँ करा, और जो भी बनाने का कार्य उनके द्वारा किया। तो यहाँ पर भी जो रोपवे बनाया गया था, ये फ्रांस की पोमा जो इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो 5.5 किलोमीटर की रोपवे है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा स्थान है जहाँ पर 5.5 किलोमीटर की रोपवे का निर्माण किया गया है? कौन सा स्थान था? पुरकुल से मसूरी। हाँ, तो ये 5.5 किलोमीटर का है, तो ये किया गया है। तो देख लीजिए हम कितना पिछड़ रहे हैं, कितना आगे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों को आमंत्रित करें कि यार हमारे देश में तुम ये करो। हम हमारे दूसरे देश हमें क्यों नहीं आमंत्रित करते हैं? हमें पता है कि हमने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के पुल बनाए, उसमें नारियल को तोड़ा तो पुल टूट गया। पुल 1 महीने बना, 1 महीने बाद वो पुल टूट गया। तो ये तो हमारे देश में भ्रष्टाचार है, इसीलिए तो हम नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे ये देख पा रहे हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन ट्रैक पर यात्रा की थी और उनके नाम पर मोदी यात्रा रखी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा पार्क है जहाँ पर मोदी यात्रा उस का नाम रखा गया था। उस ट्रैक का एक ट्रैक था, ट्रैक का मतलब जिस तरफ से गाड़ियाँ निकलती हैं, जिस तरफ को, तो जिन ट्रैक पर क्या कहता है, जिन जिन ट्रैकों पर मोदी जी द्वारा यहाँ पर गए थे, आपको पता होगा जो डिस्कवरी में एक वो आता है ना, जी सर, डिस्कवरी चैनल पे पूरा दिखाया और गया था, बिल डिस्कवरी में कौन ग्रिल्स, आता है? ग्रिल पता वो नहीं क्या नाम था उनका उसके नाम साथ। क्या है? मैंने जो खतर बिल ग्रिल्स था सर, जो अमेरिका का क्या है वो है। नाम? आता है सर, मैंने देखा था, पूरा प्रोग्राम देखा नाम था। क्या है उनका? बियर हाँ, ग्रिल कुछ बियर ऐसे गिल। करके नाम था जो सर। बियर गिल है, खतरों के खिलाड़ी, बड़ा अद्भुत कारनामे करते हैं, चाहे वो अलग अलग। तो मोदी जी के साथ भी करा किया गया था, तो उनके साथ उनका पूरा शूट हुआ था। तो बेसिकली इसी जगह पे ये किया गया था। ये आपको याद होगा जिस दिन मोदी जी यहाँ पर ये बिल गिल के साथ वो कर रहे थे, तो हमारे भारत में दूसरी तरफ बहुत बड़ी घटना घटी थी, याद है आपको? है? पुलवामा पुलवामा अटैक सर। यस, पुलवामा वो घटना घटी थी, और मोदी जी वहाँ अपना बिल गिल के साथ अपना शूट चालू कर रहे थे। तो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री कॉर्बेट नेशनल पार्क रिजॉर्ट कार्यक्रम में डिस्कवरी चैनल, ये देख लीजिए आ गया है
तो मैन वर्सेज वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम के नाम से इसका प्रसारण किया गया था, आपको बड़ा विज्ञान है। तो इस व्यक्ति द्वारा अलग अलग देश के जो पावरफुल जो व्यक्ति हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया गया है, अपने कार्यक्रमों को भी किया है। तो ये याद रखिएगा। अब उत्तराखंड में ये मातृ वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 24 चौबीस जनवरी जनवरी 2018। 2018। अब मुझे आप ये लोग ये बता दीजिए, जितनी भी माताएं बहनें हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना उत्तराखंड क्या है, बता सकते हैं? सर, माताओं को वो संतुलित भोजन प्रदान करना, उनका टीकाकरण करना, और मतलब गर्भवती महिलाओं की हेल्प करना, और इवन जब उनका प्रसव होता है तब भी आशा मैडम उनके साथ जाएगी। मोस्टली ये मतलब वो मैं क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमन का ही है। और कोई बताएगा इसको? और सर क्या जी ये इंदु जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? जी सर, उनके आहार भोजन की व्यवस्था की जाती है ना सर, वो पैसे देते हैं उनको, तो आप में से किसी को टीकाकरण आप में वगैरह। से किसी को इसका लाभ प्राप्त हुआ? सर, हम प्राइवेट में जाते हैं। आप बड़े लोग हो, आप बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे, हम तो उत्तराखंड के। अरे नहीं 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 सर, इतनी भीड़ होती है ना, कभी आप देखना दून हॉस्पिटल, वो वैसे ही डर हाँ, लगता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। यह प्रधानमंत्री मातृत्व जो योजना है, इसके तहत क्या होता है, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं को क्या किया जाता है, जो सरकार द्वारा 5,000 की नगद धनराशि यहाँ पर दी जाती है। पहले याद रखिएगा, 5,000 की नगद धनराशि यहाँ पर दी जाती है। ये राशि सर इस 5,000 5,000 दी जाती सर मेरे 25,000 रुपए निकल फ्रॉड हुआ। है। सर जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास कॉल आई, सारी डिटेल मेरी बताई उन्होंने कि हाँ आप ऐसे ऐसे आपके पैसे आने वाले हैं, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर करी, मैंने उसको मतलब वो कर लिया, डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मेरा फोन हैंग हो गया। उसके बाद जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल रही थी उनको। मुझे तो पता चल गया मेरे साथ फ्रॉड चल रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल लगा दी, उनसे लिंक शेयर करवाई और ओटीपी उनके नंबर पे आया और 25,000 रुपए तुरंत उसी वक्त हमारे अकाउंट से उड़ गए। सर ये योजना मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, चलिए भगवान करे ये वाला प्रश्न आपको पेपर में आ जाए और इसको आप कर दें। अब ये जितनी भी माताएं बहनें और जितनी भी अभी जो गर्भवती महिलाएं हैं जो अभी इस स्टेट में हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ये कहीं ना कहीं जो स्कैम हो रहा है इससे थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारी बहन के साथ ये घटनाक्रम घटा है। तो पैसों की लालच दिया जाएगा, आप इस चीज़ से सावधान रहिएगा, क्योंकि हम पहाड़ के मिडिल फैमिली से आते हैं। 25,000 इनके निकले हैं, हमारे तो 500 रुपये भी निकल जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो 25,000 रुपये की वेदना सह रही होंगी, तो ये इसी वजह से इनको याद है। तो जो 5,000 रुपये के चक्कर में 25,000 गए, तो यहाँ पर देख पा रहे कि कहते हैं कि ये जो ये राशि है ये परिवार को, जिसमें जो जीवित बच्चे होते हैं, तो उसके लिए ये दी जाती है। जो बच्चा पैदा किया जाए उसके पोषण के लिए दी जाती है। और इस योजना के अगर हम बात करें, इसमें जो जच्चा बच्चा होता है उसके स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों पर भी ये लागू होती है। तो याद रखिएगा, मातृत्व वंदना योजना, इसके तहत अगर हम बात करें, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को 3 किस्तों में पैसा मिलता है, याद रखिएगा। तो 3 किस्तों में ये पैसा मिलता है। तो पहली किस्त होती है आपकी जो गर्भ के, जब आप गर्भवती हो जाती हैं तो 150 दिनों के अंदर आपके खाते में 10,000 रुपये, पहले 1,000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं। कब आ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मातृत्व वंदना योजना के तहत 150 दिनों के अंतर्गत अभ्यर्थी है, जो ये कहें लाभार्थी के खाते में कितने रुपये आते हैं। पहली किस्त है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ये दिया जाए। तो 1000। आपको पता होना चाहिए 1,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। और दूसरी किस्त जो आती है वो 180 दिनों के भीतर आती है। तो 180 दिनों के भीतर कितने आएगी, 2,000 रुपये आएगी। और जो तीसरी किस्त आएगी, कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो जो क्या है मातृत्व वंदना योजना है, तो इस योजना के तहत तीसरी किस्त कितनी धनराशि इसमें दी जाती, तो अब कितनी धनराशि बची, कितनी धनराशि बची? सर अभी तो 2000 बची। एक 150 में 1000 दे दिया, फिर 180 में 2 दे दिया, फिर अभी 2000 और और जो बची है। तीसरी किस्त आती है, जब
प्रसव होता है, प्रसव के बाद क्या होता है, जब शिशु के पहला जो टीकाकरण होता है ना, जब टीकाकरण चक्र जब पूरे होने, जब जब आपके जो शिशु होता है उसका जो पहला जो टीकाकरण का जो चक्र होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके खाते में 2,000 रुपये की धनराशि यहाँ पर दी जाती है। जैसे इन्होंने अभी इस बहन ने कहा, क्या है इनका नाम, कौन है, किसके साथ हुआ है फ्रॉड, नाम, सर सलमा मेरे सलमा सलमा अच्छा, सलमा मैम। तो यहाँ पर सलमा के साथ ये चीज़ हुई। तो इस योजना के तहत क्या होता है, जो अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर आपका आधार जाता है और बैंक खाता नंबर देना होता है। इस योजना के तहत क्या होता है, जितने भी लाभार्थी की जो पहचान करने के लिए जो आधार का विवरण इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के कितने बच्चे हो गए, क्या ये दावे कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें थी। तो इनको बड़ा फटका लगा है, तो मैं चाहूँगा भविष्य में किसी भी महिला को ये फटका ना लगे। चलिए आगे, हाँ बोलिए। सर वो सारी डिटेल बता रहा था ना, आप आधार कार्ड की, आप मोबाइल नंबर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा नंबर नहीं देते हैं कहीं भी, वो मेरा नंबर बता रहा। मैंने कहा ये ओ शायद माय गॉड, आंख वहीं इतने से ज़्यादा कॉल आ रही होगी मुझे। पॉजिटिव हैं आपको लेके। और अपने मायके आई। चलिए, कोई नहीं। और सर सोनी पे सुहागा ये हुआ कि उस वक्त मायके आई हुई थी और वो वहां थे काशीपुर में, जसपुर आई हुई थी, तो इस वक्त हमारी दोनों की बातें भी नहीं हुई, इसलिए हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। रेनू जी, इनके हस्बैंड इनको लेके बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्शियस है, पॉजिटिव हैं, बड़े अच्छे हैं, जो नहीं देते। हम तो कहते हैं भैया बांट लो, कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि हमने परसों पूछा सूर्यधार झील के बारे में, हमने परसों चर्चा करी थी, अगर याद है आपको, राज्य में जो जी सर, सूर्यधार झील है। जमुना रिवर पे डोई वाला बताया था आपने। हैं? जमुना रिवर पे डोई वाला हाँ, बताया था। तो याद रखिएगा, जो ये कहाँ गया, हाँ, राज्य में जो सूर्यधार झील है, गुजरात की काकड़िया झील पर विकसित होगी ये। तो ये कहता है कि गुजरात जो सूर्य राज्य में जो सूर्यधार झील है, गुजरात की काकड़िया झील पर विकसित होगी कहता है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने इंदु जी को उस दिन बोल के रखा था, सभी को बोला था कि देहरादून जिले की जो डोई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक कृत्रिम जो ये झील बनेगी। और इस झील की लंबाई चौड़ाई भी थोड़ा सा याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी जो लंबाई होगी वो 550 मीटर होगी, और 28 मीटर ये चौड़ी होगी, और 10 मीटर ये गहरी होगी। समझ गए? सर तो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये कृत्रिम झील है, और इसकी जो लंबाई होगी वो 550 मीटर होगी, और चौड़ाई आपकी 28 मीटर होगी, और गहराई इसकी 30 मीटर होगी। और इसमें जो पानी आएगा, पानी क्षमता जो होगी इसकी, कितने घन सेंटीमीटर इसमें पानी होगा, तो 77,000 ये इसकी क्षमता होगी। तो याद रखिएगा। पर क्यों बनाई जा रही है सर ये? अब ये क्यों बनाई जा रही है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही होगी, जहाँ तक समझता हूँ यही चीजें हो रही होंगी। सर सौंदर्यीकरण हो गया, पर्यटन हो गया, और दूसरा मतलब एक वाटर रिजर्वर भी रिजर्वर के रूप में। अब ये चर्चा में क्यों आई, अब ये इन्होंने कह ही दिया, अभी थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए 29 अप्रैल 2022 को जब उत्तराखंड सर चर्चा में तब आई थी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इसमें वो था, नाम था, तो बहुत वो हुआ था। विवाद, चलिए हाँ जी सर, लोग बोल रहे थे ये अपने उसको कर रहा है कि अपना ही होटल खोलेगा वहां पे। चलिए, इसको थोड़ा सा आपने कहा है तो इसको थोड़ा सा बिंदुओं को हम देखता हूँ, मैं आपको कुछ बताने की चाहूँगा। अब ये आपने कहा कि ये चर्चा में रही, आज सर वो वहां से विधायक भी तो रहे ठीक हैं। है, आपने कहा ये चर्चा में रही, तो ये क्यों चर्चा में रही, इसको हम थोड़ा समझने की बात है। 29 अप्रैल 2022 को अगर हम कहें, उत्तराखंड के जो सिंचाई एवं लघु मंत्री उस समय रहे थे सतपाल महाराज ने क्या की थी, जब विभागीय समीक्षा बैठक जब ली थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि भैया जो ये सूर्यधार झील है, इसकी गहराई को बिना अनुमानित से क्या होता है 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दीजिए। कि हमने अभी आपको कितना मीटर बताई थी, बताइए। 30 30 मीटर गए। तो 30। पहला जो ये था कि भैया इसको कहा था कि 7 मीटर से इसे बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया, और या कि ये कहा था कि इन्होंने कहा था यार ये बड़ा ही दुर्भाग्य चीज़ है। और बेसिकली अगर हमने ये बात करें, जैसे अभी इंदू जी ने कहा था कि उस समय ये त्रिवेंद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थी, जो सूर्यधार झील परियोजना की जो घोषणा किस वर्ष से की गई थी, याद कर लीजिए। जिन्हें भी बच्चे हैं नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लगता है बहुत से बच्चे मेरी इस श्रृंखला को देख के बोर हो रहे होंगे, जो पढ़ाई के प्रति जो सजग होंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण होगी। इस तरीके से क्लास मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में आपको मिलेगी।
ठीक है। अब देखिए सूर्यधार झील की जो परियोजना का जो निर्माण की जब मैं बात करता हूँ तो ये 29 जून 2017 को इसको उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये की गई थी। और जो सूर्यधार झील की जब मैं बात करता हूँ तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पहला किस जगह पे है? डोईवाला में है, देहरादून के अंदर का है। डोईवाला के भोगपुर में जाखम नदी पर ये बनाया गया है। किस में बनाया गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलपुर की जाखम जाखम नदी नदी। पे बनाया गया है। सूर्यधार झील का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो उन्होंने 29 नवंबर 2020 को इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सूर्यधार झील का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, किस तिथि को किया गया था? तो 29 नवंबर 2020 को किया गया था। ये जो अभी गीता जी ने प्रश्न उठाया तो इसीलिए इस प्रश्न का इतना ज़्यादा मैंने लेंथी बना दिया। अब गीता जी ने पूछा कि ये क्यों बनाया गया था। बेटा आपको मैं बता दूं ये जो झील थी ये बहुउद्देशीय झील के तौर पे इसको बनाया गया था। अब बहुउद्देशीय का मतलब आप समझ चुके होंगे। इसकी जो मैंने कहा कि भैया ये 17,000 ये घन मीटर की ये है और आपको 550 मीटर की बताई और 28 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर गहराई की जो मैंने बात करी थी। इस झील से अगर मैं बात करूं बेटा 18 गांव को सिंचाई और साथ ही 19 गांव को पेयजल से प्राप्त होगा। अब ये क्यों बनी है स्पष्ट हो गया। और जैसे जी इंदु जी ने इसमें अपने शब्दों को भी जो जोड़ा था तो वो भी बिल्कुल सही है। तो इससे पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राज्य कहीं ना कहीं विकास की दौड़ की तरफ ये अग्रसर होगा। तो इसलिए ये की गई थी। समझ में आ रहा है? जी सर। अब कोई शंका है इससे संबंधित? नहीं सर। सर आज भी लेट ही जुड़े, बहुत टाइम से ट्राई करी थी, नहीं जुड़ पाई। ओहो। अब जब नहीं जुड़ पाती हो तो अपने पति के मोबाइल का प्रयोग करो, अपने सास का, अपने ससुर का, तुरंत जुड़ जाओगी। सर सब करके देख लिया, अब कभी कभी हो जाता है। बारिश हो रही है ना सर इधर, अच्छा, इतनी अच्छी क्लास निकल गई। चलिए कोई नहीं। आप फिर जब आप पढ़ाते हैं ना तो वो क्लियर हो जाता है ना सर, अपने पढ़ने में और टीचर के पढ़ाने में अंतर यही तो होता है। चलिए आपको ऐसा लगता है तो धन्यवाद आपका। ठीक है, अब आगे बढ़े। जी सर। देखिए ये कहता है कि राज्य में भारत में नेट प्रोजेक्ट द्वितीय चरण के तहत उत्तराखंड के हर ग्राम को विशाल कनेक्टिविटी दी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड के हर ग्राम को विकास कनेक्टिविटी किस चरण के अंतर्गत दी गई थी? तो आपको पता होना जो प्रोजेक्ट जो भारत नेट प्रोजेक्ट था उसके द्वितीय चरण के अंतर्गत ये कनेक्टिविटी दी गई थी। और एनजी को दीवा देने के लिए क्या किया गया है? जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार को 2020 में रूफ टॉप